क्या आपके साथ भी यही हो रहा है कि आप न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स रीड करने की कोशिश करो बट समझ ही नहीं आ रहा और नींद आ जाती है रीड करते हुए? मैं 2 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। इस वीडियो में आई विल टीच यू हाउ एग्जैक्टली टू रीड ए न्यूज़पेपर फॉर क्लैट और किस तरीके से आपको एडिटोरियल्स रीड करना है ताकि आप पूरी तरीके से जो एडिटोरियल में कहा गया है वो समझ पाओ और कॉन्सिक्वेंटली क्लैट के जो भी पैसेजेस आते हैं वो इजीली रीड कर सको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो मैं अभी आपको वीडियो शो करने वाला हूँ अबाउट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एंड हाउ टू रीड एडिटोरियल्स, ये मेरे कोर्स का एक वीडियो है जो मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ फॉर योर हेल्प। सो अपने कोर्स के बारे में मैं एंड में बात करूंगा। अभी लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, सो इस सेशन में हम ये समझेंगे कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। इसमें मेनली हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट, अगर आपको पता नहीं है कि क्या रीड करना है न्यूज़पेपर में, क्या नहीं रीड करना, वी विल अंडरस्टैंड दैट। आपको मैं पूरे न्यूज़पेपर के थ्रू लेके जाऊंगा और कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट है कौन सी नहीं है ये मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप खुद जब न्यूज़पेपर रीड करोगे तब आप ये इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सेकंड चीज़, अगर आपको नींद आ जाती है न्यूज़पेपर रीड करते समय तो क्यों नींद आती है और कैसे उसको अवॉइड करना है ये हम समझेंगे। नींद तब आती है बेसिकली जब हम समझ नहीं पाते सही तरह से क्या बोला जा रहा है न्यूज़पेपर में, तो हाउ टू अवॉइड दैट। एंड थर्ड चीज़, हाउ टू रीड एडिटोरियल्स, किस तरीके से आपको स्टार्टिंग से एंड तक रीड करना है, उसको आप अच्छी तरह से कैसे समझ जाओ, ये भी हम सीखने वाले हैं इस पूरे सेशन में। ऐसे इस पूरे कोर्स में हम कुछ और सेशंस भी रखने वाले हैं ताकि आप उसके बाद पूरी तरह से सीख जाओ कि किस तरह से खुद से न्यूज़पेपर रीड करना है और कम से कम समय में कैसे न्यूज़पेपर रीड करना है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज हैव फेथ इन द प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? अगर अभी आपने न्यूज़पेपर रीड करना चालू कर रहा है या फिर आप चालू कर चुके हो तो भी आपको ये फील हो रहा होगा कि यार रीड नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कब इम्प्रूव होगा। आई वुड लाइक टू से कि दिस इज़ एन इनपुट एंड आउटपुट गेम। मतलब आप जितना एफर्ट्स डालते जाओगे समय के साथ आप इम्प्रूव होते जाओगे, एज सिंपल एज दिस। बात यही है कि कौन सा स्टूडेंट है जो कई सारे दिन तक ये करता है और इम्प्रूवमेंट उस स्टूडेंट में ही आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट है जो हार मान जाएंगे, 5-10 दिन बाद न्यूज़ रीड करना बंद कर देंगे बिकॉज समझ में नहीं आ रहा। इम्प्रूवमेंट उन लोगों में नहीं आ पाएगी। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो यहाँ पे इस पूरी जर्नी में देन यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्किल ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग और अपनी इंग्लिश स्किल भी इम्प्रूव कर पाओगे। मेरे साथ यही हुआ था 11th क्लास में जब मैंने पढ़ना चालू करा था न्यूज़पेपर, नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, बट समय के साथ अभी मैं न्यूज़पेपर यूं ही कंप्लीट कर देता और मेरे क्लैट के एग्जाम से पहले तक तो मैं एडिटोरियल्स आराम से कंप्लीट कर पाता था। सो यू नीड टू हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ। जो बिलीफ है आप में होनी चाहिए। मुझे पता है बहुत बोरिंग चीज़ है, हर जगह सुनते हैं, बट दिस इज़ द रियलिटी। हैव फेथ इन द प्रोसेस। सो वाई रीड न्यूज़पेपर एट द फर्स्ट प्लेस? फर्स्ट चीज़ है कि इट इन्हांसेज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। अगर आपने क्लैट के पेपर देखा है, पास्ट ईयर पेपर्स कोई भी देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही डिफरेंट तरीके के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं। कोई इकोनॉमिक्स के ऊपर आता है, कोई आता है स्पोर्ट्स के ऊपर, कोई साइकोलॉजी के ऊपर होता है, कोई साइंस के ऊपर आता है। बट सब में इतना बहुत ही डीप नॉलेज वाली चीज़ें नहीं होती कि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत पता होना चाहिए तब आप उन पैसेज को रीड कर पाएंगे। नो, अगर आप इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट जानते हो, डिफ्लेशन जानते हो, देन जीडीपी क्या होता है ये समझते हो, तो आप इकोनॉमिक्स वाले पैसेज को रीड कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर आपको क्या करेगा, आपको ऐसे डिफरेंट तरीके के पैसेज ला के देगा हर रोज। आपको इकोनॉमिक्स पे भी मिलेगा, आपको स्पोर्ट्स पे भी मिलेगा एंड सो ऑन। इससे आपका एक जो हम वाइड नॉलेज कहते हैं वो आ जाएगा ताकि आप फिर जब क्लैट में इस तरह के पैसेज आएंगे तो आप अच्छी तरह से रीड कर पाओगे। द सेकेंड बेनिफिट इज करंट अफेयर्स में आपको इम्प्रूव करेगा। दो, मैं मानता हूं कि आपको करंट अफेयर्स के लिए केवल शुरुआत में अभी 1 महीना 15-20 डेज, 1 महीना ही आपको करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पर रिलाई करना चाहिए। मैं बिलीव करता हूं आपको विजन IAS या दृष्टि IAS जो भी है उससे आपको जीके पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, यू कैन वॉच इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। इसके ऊपर कोर्स पे भी मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर इज़ गुड बट ओनली फॉर स्टार्टिंग। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पे रिलाई नहीं करना, आपको इंग्लिश के लिए मेजरली रिलाई करना है, दैट्स ऑल। बट येस, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो इन द बिगिनिंग। उसके बाद विजन IAS। द थर्ड थिंग एंड द बेस्ट थिंग इज वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स। वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स ये कि न्यूज़पेपर में आपको डिफरेंट तरीके के वर्ड्स मिलते जाएंगे। एज आई सेड, आ जाता है या डिफ्लेशन आ जाता है या फिर स्टैगफ्लेशन वर्ड आ जाता है, तो आप फिर जाके इन वर्ड्स का मतलब जाके देख सकते हो
ऑनलाइन, और यू विल लर्न कि क्या होते हैं ये। साथ ही साथ जो आप एडिटोरियल्स रीड करोगे उसमें बहुत ही हैवी वर्ड्स यूज़ करे जाएंगे बहुत बार, तो जैसे जैसे आप उनको यूज़ होते हुए देखोगे एडिटोरियल्स के अंदर, तो आप उनको समझ पाओगे अच्छी तरह से और आपको याद भी अच्छी तरह से रहेंगे। बाकी आप कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से आप ऐसे रैंडम वर्ड्स, अलग अलग तरह के वर्ड्स लेके आओगे? कोई एक सोर्स होता ही नहीं है ऐसा जहाँ पे आपको इस तरह के अलग अलग वर्ड्स मिले। न्यूज़पेपर हेल्प्स इन डूइंग दैट। एंड द फोर्थ बेनिफिट इट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? जब आप एक चीज़ को, जब आप क्रिटिकली किसी चीज़ को सोच पाते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी करेगा। कैसे अच्छी करेगा? जब आप एडिटोरियल्स रीड करोगे तो उसमें एक ऑथर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करता है। जैसे लेट्स से डीमोनेटाइजेशन आया तो उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेगा। जब आप ऐसी चीज़ें रीड करोगे जिसमें अलग अलग व्यू पॉइंट दिए गए हैं, कोई एग्जिस्टिंग व्यू पॉइंट है, उसको उसके कॉन्स निकाले, उसके प्रोज निकाले, तो आप क्रिटिकली सोचना सीख जाओगे। एडिटोरियल्स का यही फ़ायदा होता है कि ये आपको सोचने में हेल्प करेगी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बेटर बनाएंगे ये एडिटोरियल्स, ठीक है। सो दीज आर द 4 बेनिफिट्स ऑफ न्यूज़पेपर। मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन के लिए न्यूज़पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं। जीके के लिए भी एज आई सेड स्टार्टिंग में अच्छे होते हैं, बाद में आपको दूसरे सोर्सेज पर रिलाई करना चाहिए। सो विच न्यूज़पेपर टू रीड? अभी हम इकोनॉमिक्स टाइम्स रीड करेंगे, बट आप कोई सा भी रीड कर सकते हो। मैं जब 11th क्लास में आया था तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स रीड करना चालू करा था। सो दिस इज़ टोटली फाइन। जैसे जैसे आपको लगता है इंग्लिश की स्किल्स आपकी अच्छी हो रही है तो आप बेटर पे जा सकते हो। आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, कुछ भी ले सकते हो। मैंने अभी जस्ट एग्जांपल के लिए इकोनॉमिक टाइम्स लिया, जो सबसे अलग है, बिकॉज मेरे पास पड़ा हुआ था ये। अभी हम पुराना न्यूज़पेपर एक रीड कर रहे हैं सितंबर मंथ का, बट यस कुछ भी रीड कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। सब में एडिटोरियल्स आते हैं एंड आपको अपनी बिगिनर लेवल के हिसाब से देखना है। अगर आप अभी केवल बिगिनर हैं तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स भी ले सकते हो, एंड सो ऑन। हम अभी इकोनॉमिक टाइम्स ले रहे हैं, आप कोई सा भी लो, दैट्स टोटली फाइन समय के साथ। बट आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा एडवांस लेना, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स जो भी है। आई वुड सजेस्ट कि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से कोई एक ले सकते हो, बट समय के साथ। अभी यू कैन स्टार्ट विथ एनीथिंग। यस, हाउ मच टाइम टू गिव? स्टार्टिंग में आपको टाइम के ऊपर फोकस नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है। मुझे जब मैंने स्टार्ट करा था मुझे 2 घंटे लग गए थे एक सिंगल न्यूज़पेपर को रीड करने में, 2-2.5 घंटे लग गए थे। बट समय के साथ वो चीज़ कम होती गई है। अब मैं आपको जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि एग्जाम्पल ऑफ हैंड राइटिंग, एग्जाम्पल देना चाहूँगा हैंड राइटिंग का। तो जब हम हैंड राइटिंग इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तब हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? हमें वर्ड्स को सही स्टाइल देने पे, सही तरह से लिखने पे, सही एंगल देने पे, सही तरह से उसको फॉर्म करने पे फोकस करना चाहिए, राइट। जैसे जैसे फिर आप वर्ड्स लिखते जाओगे, जैसे मैंने ये वर्ड इस तरह से बनाया, इस तरह से मैंने उसको वर्ड को बनाया, तो पहले मुझे इसको बनाने में दिक्कत आएगी, बट जैसे जैसे बनाने लग जाऊंगा तो मेरी स्पीड फास्ट हो जाएगी। इसी तरह से पहले आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है न्यूज़पेपर के मामले में। जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी आती जाएगी आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, इस इलस्ट्रेशन का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी आप माइनस पे हो, ठीक है। जब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी हो जाती है मतलब आप प्लस पे आ जाते हो। बट आप प्लस पे डायरेक्ट नहीं आ सकते, आपको पहले माइनस से न्यूट्रल पे जाना पड़ेगा और न्यूट्रल से आपको प्लस पे जाना पड़ेगा। माइनस से न्यूट्रल पे कैसे आओगे? पहले एक्यूरेसी लेके आओ। एक बार एक्यूरेसी आपकी आ जाए तो आप न्यूट्रल पे आ जाओगे। करनी है तो वो एक्यूरेसी होने के बाद करना है। आप डायरेक्ट माइनस से प्लस पे जाओगे मतलब आप डायरेक्ट स्पीड इंक्रीज करोगे तो आप एक्यूरेसी नहीं ले पाओगे, और एक्यूरेसी नहीं लेके आ पाए तो कोई मतलब नहीं है। सो गो स्टेप बाय स्टेप, पहले एक्यूरेसी पे फोकस करो और फिर एक्यूरेसी प्लस स्पीड पे फोकस करो, ठीक है। डोंट वरी कितना समय लग रहा है अभी उसके बारे में, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग। स्पीड धीरे धीरे अपना आप आती जाएगी, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करते हैं। सो यस, न्यूज़पेपर अभी मैं ओपन करूँगा, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्या चीज़ें रीड करनी है। स्टार्टिंग में आपका फोकस होना चाहिए गेटिंग यूज्ड टू रीडिंग। इसलिए अभी आपको डायरेक्ट एडिटोरियल पे जंप नहीं मारना है, इसलिए आपको अभी डायरेक्ट टफ न्यूज़ जो होती है उसके ऊपर जंप नहीं मारना है। आपको अभी रीड करना है वॉट एवर यू फील इंटरेस्टिंग।
मैं 11th क्लास में जब चालू करा था तो मैंने बॉलीवुड की न्यूज़ रीड करना चालू करा था, मैंने स्पोर्ट्स की न्यूज़ रीड करना चालू करा था, बिकॉज मैं रीडिंग की हैबिट डालना चाह रहा था। अगर अभी आप डायरेक्ट एडिटोरियल्स उठा दोगे ना तो आपको नींद आने लग जाएगी, आप हेट करने लग जाओगे एडिटोरियल्स को और न्यूज़पेपर को ऑल टुगेदर। सो अभी जस्ट फोकस ऑन इंस्टिलिंग ए हैबिट ऑफ रीडिंग। जैसे जैसे आप रीड करना चालू करोगे, इंटरेस्टिंग रीड करना चालू करोगे, फिर धीरे धीरे जब आपको लगता है कि अब मैं रीड कर पा रहा हूँ और अब मुझे न्यूज़पेपर रीड करने में दिक्कतें नहीं हो रही है, तो फिर आप मूव कर देना इंग्लिश फोकस रीडिंग पे। इंग्लिश फोकस रीडिंग का मतलब क्या है, मैं अभी डिस्कस करूँगा जब हम न्यूज़पेपर रीड करेंगे कौन से पार्ट्स होते हैं न्यूज़पेपर के जो इंग्लिश फोकस्ड होते हैं। फिर आपको केवल उन पर शिफ्ट कर जाना है, आपको एडिटोरियल्स प्लस जो टफ थोड़े से आर्टिकल्स होते हैं उन पर शिफ्ट कर जाना है, जो मैं आपको अभी बताऊँगा। एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग इज़ कि लीगल न्यूज़ आपको हमेशा रीड करनी है, कुछ भी आती है अगर आपको रेलेवेंट लगता है, कुछ भी न्यूज़ आ रही है तो ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम कटिंग सॉर्टिंग करते हैं न्यूज़पेपर, मैं आपको खोलूँगा आपके सामने और उसमें कौन सी रेलेवेंट है कौन सी नहीं है ये हम देखते हैं। ओके, सो वी हैव दिस न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स विद अस नाउ। एज आई सेड, अगर आप अभी केवल बिगिनर हो, केवल स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप इसमें से कुछ भी न्यूज़ रीड कर सकते हो जो आपको रीड करना है। सो हम सेकंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर आते हैं, या आप जब थोड़े से पढ़ने लग जाते हो, जब आपको थोड़ी सी आदत बन जाती है, तब आपको क्या रीड करना है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी न्यूज़ रीड करने लायक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से न्यूज़ को रीड करना है, ठीक है। सो दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स टॉक्स अबाउट एम कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ये भी हम पढ़ेंगे, इसकी हेडिंग पढ़ लेंगे और ये पढ़ लेंगे। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये ना जीके के बारे में बात कर रही है, ना ऐसा कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में खास बात कर रही है। दीज आर जस्ट जनरल न्यूज़ जिन्हें हमें रीड करने की जरूरत नहीं है। ये आप रीड कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है और ये थोड़ा सा जनरल टॉपिक हो जाता है इसलिए। देन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4। अब हम डायरेक्ट सबसे पहले इस वाले के ऊपर आते हैं। So what does this news say? Press dinner invite sparks debate over India Bharat. Now the first thing that you need to do is आप हेडिंग का मतलब देखोगे कि उस हेडिंग का मतलब क्या बन रहा है। अगर आपको हेडिंग का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आपको आर्टिकल भी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। और हेडिंग का मतलब अगर आपको सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको जो वर्ड्स उसमें लिखे हैं वो समझ में नहीं आ रहे। मतलब अगर आपको प्रेस का मतलब नहीं पता है देन नो सेंस, अगर आपको स्पार्क्स का मतलब नहीं पता है तो भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। सो अगर इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो प्रेस का मतलब होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को प्रेस भी बोलते हैं। डिनर इनवाइट तो आपको पता ही क्या होता है। स्पार्क्स का मतलब अब आप सोच रहे होगे कि स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी लगना। अब कंफ्यूज हो जाता है हमारा माइंड कि यार चिंगारी लगना, प्रेसिडेंट इनवाइट स्पार्क्स, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। सो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी वर्ड का आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो जाके एक इंग्लिश डिक्शनरी खोलना। कौन सी डिक्शनरी खोलनी है, ये वाली जो मैंने आपके स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे लगा रखा है, ये वाली डिक्शनरी डाउनलोड करनी है। ये इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है, इंग्लिश टू हिंदी नहीं है। इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको यूज़ करनी है। क्यों यूज़ करनी है? बिकॉज एक वर्ड के इंग्लिश में कई सारे मतलब होते हैं। जैसे स्पार्क का मतलब होता है एक तो चिंगारी, दूसरा होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को स्टार्ट कर देती है, तब भी हम कहते हैं कि स्पार्क करना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैंने क्रिकेट देखा, आई वॉच्ड क्रिकेट एंड इट स्पार्क्ड माई इंटरेस्ट इन दिस गेम। मतलब क्रिकेट देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट स्पार्क हो गया, इंटरेस्ट चालू हो गया, इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया इन दिस गेम। सो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम अब इसका मतलब हमें पता चल गया प्रेस का मतलब क्या होता है, स्पार्क्स का मतलब क्या होता है। स्पार्क्स का मतलब होता है किसी चीज़ को चालू करना। सो प्रेसिडेंट डिनर इनवाइट स्पार्क्स डिबेट ओवर इंडिया भारत। मतलब प्रेसिडेंट के डिनर इनवाइट ने डिबेट स्टार्ट कर दी ओवर इंडिया भारत। आपको पता होगा कि सितंबर मंथ अक्टूबर मंथ के आसपास जो इंडिया भारत वाला बहुत चल रहा था, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? वो प्रेसिडेंट की डिनर इनवाइट से स्पार्क हुआ था।
कैसे हुआ होगा, उन्होंने अब इसमें ये बता रखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रखा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रखा था उनके डिनर इनवाइट के अंदर, जो हमें एक इनविटेशन भेजा जाता है उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिख रखा होगा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रखा होगा, और उसके कारण एक डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि इंडिया भारत वाली। ठीक है, सो नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ वॉट दिस मीन्स। अभी हम ये वाला नहीं रीड करेंगे बिकॉज इसमें कोई खास वर्ड्स नहीं है, मैंने इसको रीड करा था, सो वी विल नॉट रीड दिस वन इंटायरली। कोई दूसरा आर्टिकल है जो हम इंटायरली रीड करेंगे, और हम एडिटोरियल तो इंटायरली रीड करने ही वाले हैं नीचे भी जाके। सो यस, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हेडिंग देखनी है, उसका मतलब समझना है। मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब उसमें कुछ ऐसा वर्ड्स होगा उसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वर्ड्स के जाके मतलब देखने हैं, और कैसे देखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में। ठीक है, नाउ दिस वन, इंडियाज सोअरिंग एमकैप रिकॉर्ड। मैं अभी आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इंडियाज सोअरिंग मतलब इंडिया का बढ़ता हुआ, सोअरिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, एमकैप का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या होता है मैं डिटेल में आपको इतना नहीं समझाऊंगा अभी बिकॉज फिर बहुत टाइम लग जाएगा हमें। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया में उन सब की मिला के वैल्यू कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके पास 100 शेयर्स हैं और उसके एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये, तो इस कंपनी की वैल्यू कितनी होगी, 100 × 10 मतलब 1000। ठीक है, तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उन सब की वैल्यू जब हम ऐड कर लेते हैं तो वो जो पूरा होता है, पूरा जो बन जाता है उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस हेडिंग का मतलब है कि इंडिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अब हाई पहुंच चुकी, इतनी कि अब रिकॉर्ड हिट कर लिया उसने। और अगर आप अभी इसको आगे जाके और रीड करोगे तो इसमें बताया गया है कि इंडियन इक्विटीज़ आर रैंक्ड 5th इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब इंडिया की सारी कंपनीज की जो वैल्यूएशन है उसको अगर हम मिला के रखें तो अभी हम 5th पे आते हैं इस पूरी दुनिया में। फर्स्ट पे यूएस आता है जैसे यहाँ पे लिखा गया, चाइना सेकंड पे, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे हांगकॉन्ग और 5th पे इंडिया। अब हम ठीक है, तो आप समझ चुके हो इसका मतलब क्या है कि इंडिया सोअरिंग एमकैप हिट्स रिकॉर्ड। ठीक है, सोअरिंग का मतलब अगर आपको पता है, आपको एमकैप का मतलब पता है, तो आप इस का मतलब भी समझ सकते हो। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस पार्ट। इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट ए रिकॉर्ड 3.75 ट्रिलियन ऑन September 4th। अब यहाँ पे प्रोपेल्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा, बाय इनफ्लोस फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ठीक है, सो व्हाट दिस हेडलाइन मीन्स इज कि इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन ने भी $3.75 ट्रिलियन हिट करा। प्रोपेल्ड मतलब पुस्ट बाय इनफ्लोस फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, मतलब किस कारण से हिट करा, क्योंकि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चालू करा है, विच प्रोपेल्ड मतलब विच पुस्ट द इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन टू $3.75 ट्रिलियन। अब मैं इसको थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आपका टाइम बचा रहे और आप न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है इस पर ज़्यादा फोकस कर पाओ। सो यस, प्रोपेल्ड बाय इनफ्लोस फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स मतलब इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रोपेल हुआ है, बड़ा है, पुश हुआ है, वो हुआ है बाय इनफ्लोस फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चालू करा है, इसलिए इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है। आपने देखा होगा कि लास्ट 2-3 साल से लोग शेयर्स, स्टॉक्स ज़्यादा बाय कर रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया वाले तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए, वो तो बाय कर ही रहे, साथ साथ में इंडिया में देख रहे हैं लोग कि यार इंडिया बढ़ सकता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आके अब इंडिया में शेयर स्टॉक्स वगैरह बाय करने लग गए। इसके कारण इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है और हम 5th नंबर पे आ गए। सो आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है। नाउ अब हम बात करते हैं, अब हम 2 न्यूज़ और रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि 2nd, 3rd, 4th पेज वगैरह पे कैसे न्यूज़ रीड करनी है या आइडेंटिफाई करना है। RBI firmly focused to bring down inflation to 4%. The RBI Governor शशिकांत दास says this. इस तरह की न्यूज़ भी आपको रीड करनी है ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए इकोनॉमिक्स के बारे में। ज़्यादा डीप जो न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा डीप इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ करिए, उनको आपको रीड नहीं करना है। ऐसे तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं आस्क करे जाएंगे अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पे आ रही है, तो फिर आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। अदरवाइज जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स के ऊपर न्यूज़ है उनको आप पढ़ो, और जब आप फर्स्ट बार पढ़ोगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। आपको इन्फ्लेशन का मतलब हो सकता है समझ नहीं आए, आपको हो सकता है कि स्टैगफ्लेशन वर्ड कभी यूज़ करा उसका समझ में नहीं आया मतलब। तो जो बेसिक वर्ड्स है जो हर जगह रिपीट हो रहे हैं
आपको जाके उनका मतलब समझना है, उसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस देखना है, ताकि आप एक बार समझ जाओगे, उसके बाद इस तरह के आर्टिकल्स रीड करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फ्रीक्वेंट सप्लाई शॉक्स पोज अ मेजर चैलेंज इन इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। अब आपको इसका मतलब, सप्लाई शॉक्स का मतलब क्या होता है, तब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक आइडिया। आपको किस तरीके से रीड करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको बहुत बार जो पैसेजेस का मतलब समझ नहीं आता है, बिकॉज उसमें जो टर्म्स यूज़ करे होते हैं, जो वर्ड्स यूज़ करे होते हैं, उनका मतलब हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपको सप्लाई शॉक्स का मतलब पता नहीं है तो आप इस पैराग्राफ को समझ नहीं पाओगे अच्छी तरह से। सप्लाई शॉक्स का मतलब ये होता है कि कभी भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है। शॉक्स मतलब प्रॉब्लम। ठीक है, तो सप्लाई शॉक्स मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में मेजर चैलेंज पोज करता है। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में, राइट, क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। सप्लाई शॉक्स का मतलब ये है कि जैसे कोई भूकंप आ गया, कोई डिजास्टर आ गई, या फिर इंडिया में कुछ क्राइसिस हो गई, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो उसके कारण पूरा वर्ल्ड का एक वो बैलेंस जो है वो बिगड़ गया। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आने वाले थे इंडिया में, बट वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण वो नहीं आ पाए, और उसके कारण फिर प्राइसेस बढ़ गई गुड्स की। फॉर एग्जांपल, अगर कोल मंगाते रशिया से और रशिया यूक्रेन वॉर हो जाता है, उसके कारण वो कोल नहीं आ पाता है, तो अब हमें दूसरे कंट्रीज से मंगाना पड़ता है कोल। उसके कारण अब हमें महंगा खरीदना पड़ता है। अब अगर गवर्नमेंट को महंगा खरीदना पड़ेगा तो हम लोगों के लिए भी फिर वो महंगा हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट सप्लाई शॉक्स, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि इस तरह के सप्लाई शॉक्स आते रहते हैं, तो वो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मतलब फ्रीक्वेंट सप्लाई शॉक्स मेजर चैलेंज पोज करते हैं इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में भी और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में भी। मतलब मैं समझाता हूँ, एंकरिंग का मतलब क्या होता है। एंकरिंग का मतलब होता है कि सॉलिड रखना, किसी चीज़ को स्टेबल रखना। तो जो अगर सप्लाई शॉक्स आएंगे तो वो हमारी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो होती है, हमें एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखोगे, तो अगर ऐसे सप्लाई शॉक्स आते हैं तो वो चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। मतलब हमने एक्सपेक्ट करा था कि यार जो गुड्स की प्राइस है वो 10 रुपये ही रहने वाली है, बट वो 12 रुपये हो जाती है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस को गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रख पाती अगर ऐसे सप्लाई शॉक्स आते रहते हैं। अगर रशिया यूक्रेन वॉर आ गया और हम सोचे थे कि यार कोलगेट जो है हमें 10 रुपये में मिलेगा, बट वो 12 रुपये का हो जाता है, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी इन्फ्लेशन के कंसर्निंग, वो गवर्नमेंट एंकर नहीं कर पाई है। मतलब गवर्नमेंट उसको स्टेबल नहीं रख पाई है बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉक्स। ठीक है, सो यही कहना चाह रहे शशिकांत दास जी कि ऐसे सप्लाई शॉक्स आते रहेंगे तो ना तो हम इन्फ्लेशन को मैनेजमेंट कर पाएंगे और ना हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर पाएंगे, और लोगों का डिस्ट्रस्ट हमारी तरफ बढ़ता जाएगा। आगे क्या लिख रखा है, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास asserting the central bank would take steps if the price spiral were to persist। अब जो गवर्नर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई स्टेप्स लेगा अगर ये जो प्राइस स्पाइरल है, स्पाइरल मतलब इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज परसिस्ट करता है, परसिस्ट मतलब बना रहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स लेगा। सो अब इस पूरे पैसेज का हम मतलब देखें तो क्या हो जाता है, शशिकांत दास जी कह रहे हैं कि यार सप्लाई शॉक्स जो होते हैं उसके कारण ना तो हम इन्फ्लेशन मैनेजमेंट कर पाते, ना हम लोगों की एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर पाते। और फिर नेक्स्ट वाली लाइन में क्या कहा है उन्होंने कि अगर इसी तरीके से प्राइस इंक्रीज परसिस्ट करती रहती है, मतलब प्राइस इंक्रीज होती रहती है, तो सेंट्रल बैंक को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ओके, तो अभी हमने ये रीड कर लिया है, ये रीड कर लिया है, ये भी आप रीड कर सकते हो अगर आपको टाइम मिले तो। इसका हमने समझ लिया है कि मतलब क्या होता है। ये भी अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ कि आप न्यूज़पेपर रीड करना है तो आपको क्या रीड करना चाहिए इम्पॉर्टेंटली, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये आप रीड करो और ये आप रीड करो, बाकी सब आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात है सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे यू कैन अवॉइड दिस न्यूज़, क्योंकि ये इलेक्शंस वगैरह के बारे में कुछ इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यू कैन ऑल्सो इग्नोर दिस न्यूज़, बट बेसिकली जो भी पॉलिटिक्स में चीज़ आती है उसको आप मेजरली इग्नोर कर सकते हो। नाउ यू कैन अगेन इग्नोर दिस न्यूज़, बट अगर आपको एनडीए का मतलब नहीं है तो एनडीए का मतलब आप जाके पता करना क्या होता है। ठीक है, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस।
जो बीजेपी और ये कई सारी तरह की पार्टीज होती है, इन्होंने साथ में मिलके एक अलायंस फॉर्म करा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल से बीजेपी को जो रिक्वायर्ड सीट्स चाहिए इलेक्शन में जीतने के लिए, उतनी सीट्स नहीं मिलती है, तो ये दूसरी पार्टीज़ के साथ कोलैबोरेट कर लेगी। बीजेपी को से 300 सीट्स चाहिए थी इंडिया में पावर में आने के लिए, बट उनको केवल 280 सीट्स मिली है। तो अगर 10 सीट दूसरी पार्टी को मिली है, 10 सीट किसी और पार्टी को मिली है, तो ये तीनों पार्टी साथ में आ जाएगी और वो एक एनडीए बन जाएगा, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये अलायंस ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें कई सारी पार्टीज है, वो मिलके एनडीए बनती है। तो एनडीए का मतलब ये होता है, ठीक है। बट ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, बस एनडीए का मतलब देख लेना क्या होता है। दिस ऑल्सो यू कैन इग्नोर, दिस ऑल्सो यू कैन इग्नोर। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स, सो यू कैन मेजरली इग्नोर ऑल द न्यूज। ऑल दीज यू कैन इग्नोर। नाउ ये आ जाता है थोड़ा सा, नाउ ये आ जाता है फर्स्ट पेज की ही जो न्यूज़ है वो कवर हो रही है, जो आरबीआई वाली हमने अभी जस्ट रीड करी थी, वही न्यूज़ यहाँ पे एक्सपेंड हो रही है। अगर आपको रीड करना है तो आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम होगी फर्स्ट बार रीड करने में, नए नए टर्म्स आएंगे, इन्फ्लेशन, देन यहाँ पे जो रेपो रेट मिला है उसको समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। देन यहाँ पे आपको ट्रेड ऑफ, ये जो वर्ड यूज़ करा है इसको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ, उनको रीड करो, जो भी वर्ड्स का आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है उनको सर्च करो उनका मतलब क्या है, और आप उसको समझो अच्छी तरीके से। आपको अपने आप पैसेजेस, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स वगैरह समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। दीज ऑल न्यूज़ वी कैन अवॉइड, ये आप रीड कर सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट क्या होता है। तो अब हम ये न्यूज़ रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, लॉयर्स लैंड 700 मिलियन बाउंटी फ्रॉम क्रिप्टो कोलैप्स। सो इसका सिंपल से मतलब अगर आपको समझाऊं तो ये होता है कि लॉयर्स ने हासिल करी 700 मिलियन बाउंटी फ्रॉम क्रिप्टो कोलैप्स। अब लैंड का मतलब क्या होता है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि एक ही वर्ड के कई सारे मतलब होते हैं। लैंड का मतलब एक तो होता है ज़मीन और एक होता है हासिल करना, ठीक है। तो लॉयर्स ने हासिल करी 700 मिलियन बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है फी। बाउंटी को इस तरह से भी देखा जाता था कि अगर लेट्स से एक किलर है, मैं एक किलर को पैसा देता हूँ किसी इंसान को मारने के लिए, तो जो मैं पैसा दूंगा उस किलर को, उसको कहा जाता है बाउंटी। तो इस बाउंटी के और भी कई तरह से मतलब होते हैं। बाउंटी का मतलब होता है फी भी होता है, अवार्ड भी होता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या निकलेगा कि लॉयर्स ने हासिल करी 700 मिलियन फी फ्रॉम क्रिप्टो कोलैप्स। जो आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी के लास्ट 1-2 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं, FTX के बारे में आपने सुना होगा, एंड सो ऑन। तो ये सब क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं, राइट। तो जब फेल होता है कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट तो उसकी बैंकरप्सी आपको फाइल करनी पड़ेगी, राइट। आपको लीगल प्रोसेस के साथ उनका दिवालिया जो निकलता है, जिसको बैंकरप्सी कहते हैं, वो बैंकरप्सी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो कौन करेगा, वो लॉयर्स करेंगे। तो भले क्रिप्टो इंडस्ट्री कोलैप्स हुई, बट जो लॉयर्स है उन्होंने अच्छा खासा अर्न कर लिया है, बिकॉज इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी के लिए आपको लॉयर्स के पास आना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो लॉयर्स को एक फ़ी मिलती है उसके कारण। तो भले क्रिप्टो कोलैप्स हुआ है, दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के कारण बहुत दिक्कतें हो गई, बट लॉयर्स का इससे फ़ायदा हुआ है, बिकॉज बैंकरप्सी प्रोसेस जो होता है, जो पूरा लीगल प्रोसेस होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बंद करने का, वो तो लॉयर्स ही करने वाले ना। सो इस आर्टिकल में ये बात करी गई है कि किस तरह से क्रिप्टो कोलैप्स भले ही हुआ है, बट लॉयर्स ने $700 मिलियन अर्न कर लिए। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल, अगर आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। I have given you a basic idea कि what is this about. Now this page is about investing. तो इसमें सारे थोड़े से टेक्निकल आर्टिकल्स हो गए। जैसे ये आर्टिकल है वेदांता रिसोर्सेज के बारे में, जिस कंपनी के लिए मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, बेसिकली उसके बारे में है ये आर्टिकल। तो आई वर्क फॉर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो वेदांता रिसोर्सेज की एक कंपनी है। सो उसके बारे में ये आर्टिकल है, दैट्स नाइस। तो उसी तरह से इस पेज पे सारे आर्टिकल्स थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं। तो आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है इसमें से वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है ये इंटरेस्टिंग है तो आप पढ़ लेना। एंड आई एम सेइंग कि आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग में आपको जो अलग अलग वर्ड्स आते हैं उनको समझने में प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे धीरे यू विल बिकम बेटर इन दीज वर्ड्स एंड इन रीडिंग दीज आर्टिकल्स। नाउ ये पूरा जो सेक्शन है G20 के बारे में है। आप रीड करना चाहते हो तो कोई एक आर्टिकल रीड कर देना टू जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट G20।
जैसे हम ये वाला आर्टिकल रीड करते हैं, सो ये न्यूज़ हम रीड करते हैं, डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स फ्यूअर आइटम्स अहेड ऑफ कर्ब्स। मतलब जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है जैसे ब्लिंकिट हो गया, जो भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपके घर पे फूड डिलीवर करते हैं सो ऑन, तो ये स्टॉक कर रहे हैं कम आइटम अहेड ऑफ कर्ब्स। कर्ब्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो डिलीवरी प्लेटफॉर्म समझ गए आप, स्टॉक मतलब आप समझ गए कि अब स्टॉक कर रहे हैं फ्यूअर आइटम्स, कम आइटम स्टॉक कर रहे हैं अहेड ऑफ कर्ब्स, मतलब रिस्ट्रिक्शन से पहले ये कम आइटम्स स्टॉक कर रहे हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। अभी जो G20 समिट हो रही थी उसमें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि आप इस एरिया में नहीं जा सकते, ये एरिया बंद रहेगा, इस एरिया में गाड़ी नहीं चला सकते एंड सो ऑन। तो उसके कारण अब ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जो है वो अपने कस्टमर्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे चीज़ें। अगर डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको अपने स्टॉक में चीज़ें रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं दूध वगैरह अपने स्टॉक में रखूँगा ही नहीं, मुझे पता है कि जब मैं डिलीवरी नहीं कर पा रहा तो अपने स्टॉक में क्यों रखूँगा। एंड दिस हेडिंग इज जस्ट ट्राइंग टू से अबाउट दिस थिंग ओनली कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म कम आइटम स्टॉक कर रहे हैं अहेड ऑफ कर्ब्स, मतलब अहेड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। कर्ब्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, तो रिस्ट्रिक्शन से पहले डिलीवरी प्लेटफॉर्म कम आइटम स्टॉक कर रहे हैं अपने पास। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग। नाउ अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस मे बी लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मलेशिया कंसिडरिंग रूल्स टू मेक गूगल मेटा पे फॉर न्यूज़ कॉन्टेंट। Okay, Malaysia said on Tuesday that it is considering regulations that will make internet giants Meta and all compensate news outlet for content sourced from them. Okay, तो आपने ये देखा होगा कि आप जब फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं हमारी फीड के ऊपर, और उन न्यूज़ आर्टिकल्स को लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सबने लिखा होता है, बट ये फेसबुक वगैरह उसके थ्रू पैसा कमा लेते हैं। तो अब मलेशिया रूल्स बना रहा है कुछ जिसके थ्रू जो मेटा गूगल वगैरह जो न्यूज़ आर्टिकल्स यूज़ करते हैं न्यूज़ वेबसाइट्स के, नाउ दीज कंपनीज वुड हैव टू पे दोज न्यूज़ वेबसाइट जहाँ से वो न्यूज़ लेती है ये। सो मलेशिया इसे रूल्स बनाने की सोच रहा है। दिस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। थोड़ा सा टेक्निकल होगा ये, बट इट वुड गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन। Now this page also is about brands and companies. इसमें कौन कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ओके, लुलु ग्रुप plans hypermarkets in small towns of Kerala and UP. दिस इज सिंपल, रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, ये हमको रीड नहीं करना है, ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो, बट ये भी कोई खास एज सच क्लैट के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स जस्ट सेइंग कि ऑटो की सेल्स जो है, मतलब जो गाड़ियों की सेल्स हो 9% बढ़ गई अगस्त के अंदर। नाउ दीज आर ऑल ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो अब हम डायरेक्ट इस वाले पे जाते हैं। हाय, सो राइट नाउ वी आर ऑन द 12th पेज, जो एडिटोरियल पेज है इस न्यूज़पेपर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड वी रीड। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप स्टार्ट करो, जस्ट रीड 1 आर्टिकल फॉर द फर्स्ट 7 to 10 days। वाई? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैं लास्ट 2 महीने से हर रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ। 2 महीने पहले मैंने अपने आप से कहा था कि 10 बजे रात को केवल 5 पुशअप करने हैं। अभी जब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ एक्सरसाइज की, केवल 5 पुशअप करने हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, दैट्स ऑल। फिर एक बार जब मैं आके हर रोज़ 10 बजे 5 पुशअप करने लग गया, तो 5 से धीरे धीरे मैंने उसको 10 कर दिया, 10 से फिर मैंने उसको 15 कर दिया, और अभी एज ऑफ नाउ मैं 30 पुशअप रात को करता हूँ, और उसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइजेस जो करनी होती है वो भी कर लेता हूँ। बट जो लोग कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते बट नहीं कर पाते, वो गलती ये करते हैं कि वो फर्स्ट दिन आते ही 30 पुशअप करते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ने चले जाते हैं, अपनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे फर्स्ट दिन से लग जाते हैं एंड सो ऑन। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि सेकंड दिन एक्सरसाइज करने ही नहीं आते, बिकॉज वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है उनके माइंड के लिए, और सबकॉन्शियसली उनका माइंड उस पूरी एक्टिविटी को ही अवॉइड करना चाहता है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। नाउ आपको क्लैट 2025 तक, मतलब जो आपका क्लैट 2025 एग्जाम है उसके 1-2 दिन पहले तक आपको एडिटोरियल्स रीड करने होंगे।
स्टार्ट विथ ओनली वन एडिटोरियल, और उसमें भी जो आपको सबसे ईजी एडिटोरियल लगता है न्यूज़पेपर का, उससे स्टार्ट करो। एक बार जब आपने 7 दिन तक लगातार एक एडिटोरियल रीड करने की आदत बना दी है, उसके बाद आप धीरे धीरे नंबर ऑफ एडिटोरियल्स बढ़ा सकते हो, बट स्टार्ट विथ ओनली one editorial per day when you are just starting. Now the second question is how many editorials to read once you have made a habit. अब आपकी आदत बन चुकी है, 7 दिन आप लगातार आगे हो, अब कितने एडिटोरियल्स रीड करने चाहिए? सो यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा रीड एटलीस्ट 2 बिग एडिटोरियल्स और 1 बिग एडिटोरियल एंड 2 स्मॉल एडिटोरियल्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अभी स्क्रीन में ये जो एडिटोरियल है, दिस इज ए बिग एडिटोरियल, एंड दीज एडिटोरियल्स जो साइड में है, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, ये स्मॉल एडिटोरियल्स है। तो या फिर तो आप 1 बिग और 2 स्मॉल करो, या फिर आप 2 बिग करो, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब आप एक बार आदत बन जाती है, जब आप रेगुलरली आने लग जाते हो, उसके बाद नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपके माइंड में आएगी, बट व्हाट अबाउट दीज स्मॉल आर्टिकल्स जो यहाँ पे सब है, जैसे ये हो गया, दिस वन एंड सो ऑन। क्या हम मिस आउट नहीं कर जाएंगे ये सब जो इन्फॉर्मेशन दी है उन सब से, अगर हम केवल 2 या 3 आर्टिकल्स रीड करते हैं इस पूरे एडिटोरियल पेज में? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट रीडिंग एडिटोरियल्स फॉर जीके, यू आर रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्किल्स। जीके के लिए नहीं होते ये एडिटोरियल्स, सो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। इसमें कुछ खास जीके की बातें नहीं होती, और ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा ही है कि अगर आपको जो जीके है वो पढ़ने के लिए आपको विजन आईएएस से पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, और मैं अपने कोर्स में भी विजन आईएएस के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा, तो आप देख सकते हो उन कोर्स में जो वीडियोस होगी उसमें कि हाउ टू स्टडी जीके थ्रू विजन आईएएस। अब सेकंड थिंग, अब आप सोच रहे हो कि ठीक है जीके में तो हम मिस आउट नहीं करेंगे, बट व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश के तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए ना, जो यहाँ पे कुछ होगा बट हम मिस आउट कर जाएंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड होगा तो हम वो मिस आउट कर जाएंगे, सो ऑन। तो इसके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यस आप मिस आउट करोगे, बट स्टिल अगर आप 2 एडिटोरियल भी रीड करते हो नेक्स्ट 6 महीने तक, केवल 6 महीने की बात कर रहा हूँ, 2 एडिटोरियल भी अगर आप 6 महीने रीड करते हो तो भी आप अराउंड 400 एडिटोरियल्स ओवरऑल पढ़ लोगे, और हर एक एडिटोरियल में आपको 5 भी नए वर्ड सीखने को मिलते, तो भी आप 2000 वर्ड्स केवल एडिटोरियल से सीख जाओगे, एंड साथ साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी ही। सो जस्ट 2 एडिटोरियल्स पर डे आर गुड इनफ, डोंट बर्डन योरसेल्फ अननेसेसरली। दैट बीइंग सेड, अब हम डायरेक्टली कुछ एडिटोरियल रीड करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें हटा देते हैं हम यहाँ से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह के एडिटोरियल्स रीड करने हैं, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपको लगता है सही वो रीड करो। पॉलिटिकल अगर आपको अवॉइड करना है तो आप अवॉइड कर सकते हो, बट वो भी रीड करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो एडिटोरियल पेज में यू कैन रीड एनीवन, दैट्स टोटली फाइन। ओके, सो वी विल रीड दिस एडिटोरियल, और मैं आपको 2 चीज़ें सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट चीज़, आपको मैं इसे रीड करके सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको रीड करना है, ताकि आप इससे जो लर्निंग्स लोगे वो आप बाद में कोई से भी एडिटोरियल को रीड करोगे उसमें अप्लाई कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू रीड इट ईजिली। फर्स्ट थिंग वी विल लर्न दिस, एंड सेकेंड थिंग वी विल लर्न इज किस तरीके से रीड करें कि आप जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी है ये रिटेन कर पाओ। और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे कुछ दिया गया है तो जैसे ही वो यहाँ तक आते हैं ब्लैंक आउट हो जाते, कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे भूल जाते हैं। तो कैसे ये अवॉइड करें, कैसे ब्लैंक आउट ना हो, कैसे नींद जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ जाती है रीड करते समय वो ना आए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ दिस एडिटोरियल इज शक्ति दैट दास वील्ड्स। आपका सबसे पहला काम है कि आपको टाइटल को अच्छी तरह से समझना है, बिकॉज टाइटल से आपको पता चलेगा कि इस एडिटोरियल का थीम क्या है, इस एडिटोरियल में किस चीज़ के बारे में बात करी गई है। नाउ शक्ति दैट दास वील्ड्स, अगर आपने मेरा हाउ टू रीड न्यूज़पेपर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक चीज़ कही है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं वो हमें इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें जो वर्ड्स ऐसे दे रखे होते हैं उसके कारण हमें वो सेंटेंस समझ में नहीं आता, बिकॉज वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर ही सेंटेंस बनता है। तो अगर उसमें कोई 10 वर्ड का सेंटेंस है, उसमें 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता है, तो उससे आप पूरे सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल पाओगे जब तक आप उन 2 वर्ड्स का मतलब नहीं सीखते हो। तो अगर आपको यहाँ पे व्हील्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो ये सेंटेंस आप सही तरह से समझ नहीं पाओगे। सो व्हील्ड का मतलब होता है होल्ड करना। अब इसका हिंदी में अपन अनुवाद करते हैं, शक्ति दैट दास होल्ड्स। यहाँ पे ऑथर ये भी लिख सकते थे कि पावर दैट दास होल्ड्स, बट ही इंस्टेड रोट शक्ति दैट दास वील्ड्स बिकॉज ये आर्टिकल जो है, ये एडिटोरियल है मिस्टर शक्तिकांत दास के ऊपर, जो हमारे प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है। इस तरह की जब कोई लैंग्वेज यूज़ करता है तो उसे कहते हैं क्लेवर यूज़ ऑफ लैंग्वेज,
ठीक है, तो टाइटल हमें समझ में आ चुका है कि दिस इज ए आर्टिकल, ए प्रेज आर्टिकल अबाउट मिस्टर शक्तिकांत दास, हु इज द प्रेजेंट RBI गवर्नर ऑफ इंडिया. एंड नाउ लेट्स प्रोसीड एंड रीड द एडिटोरियल. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो धीरज नैयर है, जो ऑथर है, ही इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट एट वेदांता. मैं भी वेदांता की ही एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में. सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ वेदांता, एंड वेदांता में ही इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट. सो दैट्स अ वेरी गुड कोइंसिडेंस दैट आई एम रीडिंग हिस आर्टिकल. नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. So RBI Governor Shaktikant Das has deservedly received an A+ rating in the recently released Global Finance Central Banker Report Cards 2023. So he's saying that RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इन्होंने A+ रेटिंग अभी रिसीव करी है इस रिपोर्ट कार्ड 2023 में, एंड ही हैज़ डिसर्वडली रिसीव्ड एन A+ रेटिंग. सो वॉट ही सेइंग कि ये जो A+ रेटिंग मिली है मिस्टर शक्तिकांत दास जी को, ही डिजर्व्ड दिस A+ रेटिंग. इसके बारे में ये आगे होपफुली बात करेंगे कि वाई ही थिंक्स दैट मिस्टर शक्तिकांत दास डिजर्व्ड दिस रेटिंग. सो इट इज़ ए हैप्पी कोइंसिडेंस दैट द न्यूज़ हैज़ कम जस्ट बिफोर द 18th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट इन न्यू दिल्ली. सो नाउ ही सेइंग दैट ये जो न्यूज़ मिली है कि मिस्टर शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग मिली है, ये एक हैप्पी कोइंसिडेंस है कि ये G20 समिट के पहले ये उनको रेटिंग मिली है. अब वाई इज इट ए हैप्पी कोइंसिडेंस कि उन्हें इस G20 समिट के पहले ये रेटिंग मिली है, इसके बारे में भी आई थिंक ये बात करेंगे. आफ्टर ऑल G20 वॉज वंस ए फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स अंटिल इट वॉज अपग्रेडेड टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल आफ्टर द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. ओके, सो जो रीज़न है कि इन्होंने कहा कि हैप्पी कोइंसिडेंस है कि G20 समिट से पहले A+ रेटिंग मिली है, वो ये है कि G20 समिट यूज्ड टू बी ए फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. मतलब ये एक प्लेस हुआ करता था. ए फोरम का मतलब होता है प्लेस हुआ करता था, प्लेस फॉर मीटिंग एंड ऑल फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. मतलब G20 समिट में पहले केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही आया करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ के. बट 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद इट वाज अपग्रेडेड टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल. मतलब G20 समिट पहले केवल एक फाइनेंस मिनिस्टर्स और बैंक गवर्नर्स जो होते थे, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, उनके लिए ही एक इवेंट हुआ करता था, उनके द्वारा ही अटेंड करा जाता था. बट 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद इसे हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनका एक बेसिकली इवेंट बना दिया गया. ओके, सो अब हम कनेक्शन कर पा रहे हैं कि G20 समिट से पहले A+ रेटिंग मिली है. वो एक हैप्पी कोइंसिडेंस इसलिए बिकॉज G20 समिट एक इवेंट हुआ करता था जहाँ पे केवल बैंक गवर्नर्स और फाइनेंशियल मिनिस्टर्स आते थे. मतलब ये एक फाइनेंशियल इवेंट हुआ करता था. सो इससे पहले अगर आपको A+ रेटिंग मिली है, देन दोनों का कनेक्शन एक तरह से रहा है और इट इज़ ए हैप्पी कोइंसिडेंस. इस वे में जो ऑथर है वो कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ ए हैप्पी कोइंसिडेंस. ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड वॉट इज बीइंग टॉट, what is being spoken from here to here. अब आगे पढ़ते हैं. Das management of the twin shocks of COVID-19 and the Russia-Ukraine war more severe than the 2008 crisis has won him this accolade. So now the author is saying कि Mr. शक्तिकांत दास जी का जो मैनेजमेंट था COVID-19 और रशिया-यूक्रेन वॉर का, जो बहुत ही ज़्यादा सेवर था 2008 की क्राइसिस से भी. मतलब कोविड-19 और रशिया-यूक्रेन वॉर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से भी कहीं ज़्यादा एक सेवर इवेंट था. उसको मिस्टर दास ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज करा है और उसी कारण से इन्हें ये A+ रेटिंग मिली है, ये ऑथर कह रहे हैं. अकॉलेड का मतलब होता है प्राइज या फिर रिकॉग्निशन. तो A+ रेटिंग जो मिली है वो एक अकॉलेड है मिस्टर शक्तिकांत दास जी के लिए. एंड जो ऑथर ने कहा है कि ये इसलिए मिला बिकॉज उन्होंने कोविड-19 और रशिया-यूक्रेन वॉर के कारण जो इकोनॉमिक डिजास्टर एक तरह से हुई थी पूरे वर्ल्ड में, उसको भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करा है, इसलिए उनको ये A+ रेटिंग मिली है. सो दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीट. अब व्हाट यू नीड टू डू इज, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. आपको इस पैराग्राफ में जो दिया गया है उसकी एक समरी बनानी है, शॉर्ट समरी बनानी कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात करी गई थी. ठीक है, अभी आप जस्ट स्टार्ट करो समरी बनाना, तो आप एक पेन और पेपर लो और पेन से उस पेपर में लिखो कि इसकी समरी क्या थी, बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स के अंदर.
2 या 3 वर्ड्स के अंदर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, थोड़े से और वर्ड्स के अंदर भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात करी गई थी। और जब आप ये वाला पैराग्राफ रीड करोगे, फिर आप जब ये वाला पैराग्राफ रीड करोगे, आप सबकी समरी बनाओगे, तो फिर आप सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। आप इस पैसेजेस को, इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से कनेक्ट कर पाओगे, इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से कनेक्ट कर पाओगे, एंड सो ऑन। इससे ये होगा कि आपको पूरा एक एडिटोरियल में क्या बात करी गई थी वो समझ में आएगा, और आप हर एक पैराग्राफ को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि आप अब ब्लैंक आउट नहीं होगे और आप लॉजिकली कनेक्ट कर पाओगे पैराग्राफ्स को। यही ट्रिक है जो मैं यूज़ करता था पर्सनली एडिटोरियल्स रीड करते वक्त, और इसी ट्रिक के कारण मैं कोई सा भी रीडिंग कॉम्बिनेशन आप मुझे दे दो, मैं अच्छी तरह से उसको समझ पाता था। अभी आप जब स्टार्ट करो तो एज आई सेड कि आपको एक पेन और पेपर में बनाना है। धीरे धीरे जब आप 20, 30, 40 एडिटोरियल्स रीड कर लोगे, 20, 30 बार आप जब भी एक्सरसाइज कर लोगे, उसके बाद आप मेंटल नोट बनाना चालू कर देना, ताकि आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आपका टाइम उसमें नहीं जाएगा। और आई एम हाईली श्योर कि आप पेन एंड पेपर से मेंटली नोट बनाने में शिफ्ट कर पाओगे एक बार आपकी जब प्रैक्टिस होने लग जाएगी इनकी समरी बनाने की। दिस इज़ अ गेम चेंजर ट्रिक एंड ये आपको यूज़ करनी है, ठीक है। सो क्या समरी होगी फर्स्ट वाले पैसेज की? समरी होगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ब्रीफ अबाउट, समरी होगी कि ब्रीफ अबाउट G20, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। एंड सेकेंड चीज़ है कि एक्सप्लेनेशन ऑन वाई ही डिजर्व्ड, ठीक है। दिस वुड बी द ब्रीफ समरी ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। वॉट एक्सप्लेन दास सक्सेस? क्रिटिक्स स्नीयर एट हिम बिकॉज ही इज ए मास्टर्स डिग्री इन हिस्ट्री। ओके, तो सेकेंड पैराग्राफ पे ये ऑथर जो है वो ये बताना चाह रही है कि क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है मिस्टर दास की सक्सेस। ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग दिस कोविड-19 क्राइसिस कि वो A+ रेटिंग पाए हैं और बेसिकली ए सक्सेसफुल पर्सन बने हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग ए गवर्नर। सो क्रिटिक्स sneer at him because he has a master's degree in history and he's a generalist career bureaucrat, especially when comparing him to his two predecessors who were trained economists. So now he's saying कि critics sneer at him, मतलब critics उनको पसंद नहीं करते हैं because he has a master degree in history, क्योंकि उनके पास मास्टर्स डिग्री है हिस्ट्री में, एंड वो एक सिंपल से जनरलिस्ट करियर ब्यूरोक्रेट है। यहाँ पे आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इवन दो ही इज़ एन RBI गवर्नर, जो एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक एंटिटी होती है, इनके पास जो हमारे RBI गवर्नर है उनके पास कोई इकोनॉमिक्स में डिग्री नहीं है, उनके पास एक सिंपल सी हिस्ट्री में डिग्री है, एंड स्टिल ही इज़ द RBI गवर्नर। बट उनके जो प्रेडिसर्स हुआ करते थे, मतलब जो रघुराम राजन हो गए, UU ललित, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उर्जित पटेल, वो सब ट्रेंड इकोनॉमिस्ट थे, एंड स्टिल एज पर द ऑथर जो शक्तिकांत दास जी है वो ज़्यादा RBI को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए, इवन दो ही इज़ नॉट ए ट्रेंड इकोनॉमिस्ट। सो सेकेंड पैराग्राफ में अब हमने ये चीज़ पढ़ी है, अब इसकी हम समरी बना देंगे इधर कोने में कि डिटेल अबाउट मिस्टर शक्तिकांत दास, ठीक है। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, अगेन आई एम सेइंग। अब हम इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली G20 के बारे में बात करी गई थी और एक्सप्लेनेशन दिया गया था अबाउट व्हाई मिस्टर शक्तिकांत दास डिजर्व दिस अवार्ड। सेकेंड पैराग्राफ में फिर शक्तिकांत दास जी के बारे में और बात करी गई कि उन्हें क्रिटिक्स पसंद नहीं करते। अब थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या बात करी गई है। तो हमने लॉजिकली भी अभी फर्स्ट पैराग्राफ को सेकेंड पैराग्राफ से कनेक्ट कर दिया। अब हम थर्ड पैराग्राफ में आते हैं। लेट्स बी क्लियर अबाउट दास सक्सेस। द हेडलाइन मैक्रो नंबर्स टेल द स्टोरी। सो नाउ ही इज गिविंग सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मिस्टर शक्तिकांत दास सक्सेस, कि जो हेडलाइन मैक्रो नंबर है वो सारी स्टोरी बता देते हैं एज पर द ऑथर। अगर हम मैक्रो नंबर्स पे देखेंगे तो वो सारी स्टोरी बता देंगे कि मिस्टर शक्तिकांत दास सक्सेसफुल क्यों रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम। नाउ आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि मैक्रो नंबर्स का मतलब क्या होता है। अगर आपको उसका मतलब पता नहीं है तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस चीज़ के बारे में बात करी गई है। मैक्रो नंबर्स का मतलब होता है जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। दो तरह के इकोनॉमिक्स में अगर हमें कह सको कि डिवाइड होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल्स, कि मेरी एज एन इंडिविजुअल इनकम कितनी है, मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड लुक्स आफ्टर द
इकोनॉमी ऑफ द होल नेशन, कि इन्फ्लेशन कितना है देश में, महंगाई कितनी है देश में, देन कितना फॉरेन रिजर्व है हमारे पास, कितना पैसा छापा है गवर्नमेंट ने, एंड सो ऑन. सो द ऑथर इज सेइंग कि द मैक्रो नंबर्स टेल्स द होल स्टोरी. मतलब जो मैक्रो नंबर है जैसे इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब स्टोरी बता देते हैं कि दास सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे. आई एम अज्यूमिंग कि अभी बात करेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल रही है डिस्पाइट कोविड-19 एंड सो ऑन. इसके बारे में जो ऑथर है वो बात करेंगे कि इसका एग्जाम्पल आई थिंक द ऑथर इज गोइंग टू गिव. So RBI is responsible for macroeconomic stability, mainly keeping inflation moderate and ensuring growth. So now he is saying कि RBI जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है. मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब कंट्रोल करने के लिए द RBI इज रिस्पॉन्सिबल. एंड वही चीज़ आ गई, कीपिंग इन्फ्लेशन मॉडरेट एंड इंश्योरिंग ग्रोथ. RBI is responsible for this thing. Now, despite the almost catastrophic shock of COVID-19 lockdowns and supply chain disruptions, India recovered its growth rate quickly. So now he's saying कि COVID-19 जो आया था, लॉकडाउन आया था, इतने सप्लाई चेन की डिसरप्शंस जो हुई थी, इसके बावजूद भी इंडिया ने अपनी जो ग्रोथ रेट है वो रिकवर कर ली थी बहुत ही क्विकली. अब यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स है जिसमें आपको अगर नहीं समझ में आ रहे तो आपको ये पैसे समझ में नहीं आएगा, ये पार्ट ऑफ द पैसे समझ में नहीं आएगा. कैटास्ट्रॉफिक अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप ब्लैंक हो जाओगे. फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का मतलब आपको पता नहीं है तो आप वापस से ब्लैंक हो जाओगे. तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिवास्टेटिंग. सो व्हाट इज सेइंग कि डिस्पाइट द डिवास्टेटिंग शॉक ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन्स एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस. सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का मतलब क्या हुआ, सिंपल वे में समझाऊँ तो लेट्स से मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करा अमेज़ॉन से. अब वो अमेज़ॉन ने मुझे वो प्रोडक्ट बेंगलोर से ला के दिया मेरे होम स्टेट भिलवाड़ा के अंदर. सो एक कुरियर एंटिटी होगी, वो बेंगलोर के उस सेलर से सामान लेगी, फिर दूसरी कुरियर एंटिटी को देगी जो मेरे होम टाउन भिलवाड़ा तक लेके आएगा राजस्थान में. और ऐसे कई सारे बीच में लोग इन्वॉल्व हो गए उस सामान को बेंगलोर से राजस्थान लाने के लिए. तो इसको पूरा जो एक प्रोसेस होता है इसको कहते हैं सप्लाई चेन प्रोसेस. कोविड-19 के कारण क्या होता है, ये सप्लाई चेन प्रोसेस पूरा डिवास्टेट हो गया था बिकॉज हर जगह लॉकडाउन्स लग गए थे एंड सो ऑन. अब नेशनली तो इतना हुआ ही है बट इंटरनेशनली और भी बहुत ज़्यादा हो गया था. जैसे आपको यूएसए से कुछ इंपोर्ट करना है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जैसे 100 कार इंपोर्ट करनी है बट लॉकडाउन हर जगह लग गया है तो अब वो 100 कार इंपोर्ट नहीं हो पाएगी. तो कितने सारे लोगों की जॉब चली जाएगी इसके कारण, कितने सारे लोगों की इनकम इसके कारण इफेक्ट हो जाएगी. सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि कोविड-19 में जो सप्लाई चेन शॉक आया था उसके बावजूद भी इंडिया ने अपनी ग्रोथ रेट जो है वो रिकवर कर लिया. वंस मोर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी. यू कैन अंडरस्टैंड दिस व्हाट दिस इज. नाउ डिस्पाइट द रशिया यूक्रेन वॉर एंड द हैंगओवर ऑफ द स्टिमुलस इंड्यूस्ड एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी एंड एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस. नाउ ये जो पार्ट है ये समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अगेन आप ब्लैंक हो जाओगे. सो पहले हम ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं यहाँ तक कि डिस्पाइट द रशिया यूक्रेन वॉर एंड द हैंगओवर ऑफ द स्टिमुलस इंड्यूस्ड एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी एंड एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस, इंडियाज इन्फ्लेशन हैज़ रिमेन मॉडरेट व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द एडवांस्ड इकोनॉमीज हैव सफर्ड फ्रॉम वेरी हाई इन्फ्लेशन. कि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण और जो स्टिमुलस इंड्यूस्ड एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी हुई है उसके बावजूद भी इंडिया का इन्फ्लेशन हैज़ रिमेन मॉडरेट. मतलब इंडिया की जो महंगाई है वो मॉडरेट रही है, जहाँ पे दूसरी इकोनॉमीज जो है दुनिया की वो सफ़र करी है हाई इन्फ्लेशन से. वहाँ पे बहुत ही तो मतलब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके कारण जो एक्सेस लिक्विडिटी आई है दुनिया में, इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि क्या होता है एक्सेस लिक्विडिटी ऑन ऑल. तो रशिया यूक्रेन वॉर जो आया है और जो उसके कारण महंगाई बढ़ी है वो बहुत ही बुरा इफेक्ट लेके आई थी सारी एडवांस इकोनॉमीज़ में, बट इंडिया ने फिर भी इस चीज़ को कंट्रोल कर दिया था. ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये क्या है स्टिमुलस इंड्यूस्ड एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी. सो स्टिमुलस इंड्यूस्ड एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ. लिक्विडिटी का सबसे पहले मतलब होता है पैसे का बहाव. ठीक है, तो जब कोविड-19 आया था तो दुनिया में एकदम से पैसे की कमी हो गई थी. बेसिकली बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी इसलिए उनके पास इनकम नहीं थी तो लोग अब स्पेंड नहीं करेंगे. तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी चालू कर दी थी. हर एक देश में गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट करना चालू कर दिया था. पैसा प्रिंट करना चालू कर दिया तो लोगों के पास पैसा आ गया था. ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने खुद ने ला के दे दिया था,
लोन रेट बेसिकली गवर्नमेंट ने कम कर दी थी, तो अब लोग लोन ज़्यादा लेने लग गए थे। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ज़्यादा लोन लेने लग गए थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने ज़्यादा लोन लेके फैक्ट्री सेटअप करी तो फिर उन्होंने लेबर को एम्प्लॉय करा। जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे, कोविड-19 के कारण अनएम्प्लॉयड हो गए थे, वो वापस उन फैक्ट्रीज में जाके काम करने लगे एंड सो ऑन। तो ये किस लिए हुआ था? गवर्नमेंट ने एक्सेस लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर दी थी, ठीक है, मतलब ज़्यादा पैसा प्रिंट करना चालू कर दिया था और इसके कारण दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था। एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी आ गई थी। अब ये क्या है? स्टिमुलस इंड्यूस्ड। स्टिमुलस इंड्यूस्ड का मतलब होता है स्टिमुलस के कारण। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई इवेंट के कारण, इंड्यूस मतलब कारण। तो किसी इवेंट के कारण जो एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी हो गई थी, मतलब कोविड-19 वो इवेंट था, उसके कारण एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी हो गई थी। तो उसके कारण क्या होगा? अब इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मतलब जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, जब पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से 5 लोग हैं, 5 में से एक आदमी है जिसके पास 10 रुपये और बाकी 4 लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है। अब उन 5 लोगों को एक बॉटल खरीदनी है, ये वाली बॉटल, ये 10 रुपये की है। तो अब इस बॉटल को कौन खरीद पाएगा? जो फर्स्ट आदमी है वही खरीद पाएगा ना, जिसके पास 10 रुपये है, ठीक है। तो वो जाके वो 10 रुपये की बॉटल खरीद लेगा एंड वो बॉटल बिक जाएगी। बट लेट्स से कि उन 5 लोगों के पास अब 10-10 रुपये है, पर बॉटल अभी केवल एक ही है। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि इसकी प्राइस रेस करनी पड़ेगी। 10 रुपये का है तो उसको 12 रुपये का बनाना पड़ेगा, 13 रुपये का बनाना पड़ेगा। और यही होती है महंगाई। महंगाई किस चीज़ के कारण बढ़ती है? जब सप्लाई कम होती है बट डिमांड ज़्यादा होती है। तो जो कोविड-19 थी उसके बाद ये हो गया था कि बहुत सारे देशों में लोगों के पास पैसा आ गया था बट सप्लाई उतनी ही थी। बिकॉज सप्लाई आपको बढ़ाने के लिए ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ सकती है बट पैसा एकदम से बढ़ सकता है। मतलब गवर्नमेंट पैसा छाप के पैसा तो बढ़ा देगी सबके पास, बट सप्लाई कैसे बढ़ाएगी? सप्लाई के लिए तो आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो यस, जब भी गवर्नमेंट पैसा छापती है बहुत ज़्यादा तो महंगाई भी बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना तो आप जिम्बाब्वे का केस पढ़ना, वेनेजुएला का केस पढ़ना कि वहाँ पे इतना पैसा छाप दिया था गवर्नमेंट ने कि इतना ज़्यादा पैसा, इतने ज़्यादा नोट लेके जब लोग जाते थे तो भी उनको एक सिंपल सी ब्रेड का पैकेट नहीं मिल पाता था, क्योंकि पैसा इतना आ गया था लोगों के पास। सो यस, दिस इज़ व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ हियर, कि जो एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी हो गई थी उसके बावजूद भी इंडिया का इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा। बट बहुत सारी एडवांस कंट्रीज जो थी, जैसे यूएसए, यूके एंड सो ऑन, वहाँ पे इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। बट इंडिया में इन्फ्लेशन पे चेक रखा गया, ठीक है। सो ये पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी भी समरी बनाते हैं। तो इसकी समरी क्या है? इसकी समरी ये है कि नाउ द ऑथर इज गिविंग एक्सप्लेनेशन एज टू वाई मिस्टर शक्तिकांत दास डिजर्व्ड this A+ rating, or he is just explaining about what are the good things that he has done, ठीक है। तो अब हम इन तीनों पैराग्राफ को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था कि बताया गया था G20 समिट होने वाला है, उससे पहले मिस्टर शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग मिली है। सेकंड पैराग्राफ में ये हुआ था, ये बोला गया था शक्तिकांत दास जी को सब लोग पसंद नहीं करते बिकॉज ही इज़ नॉट ए ट्रेड इकोनॉमिस्ट। थर्ड पैराग्राफ में ये हुआ था कि एक्सप्लेनेशन दी गई है कि क्या एक्चुअली मिस्टर शक्तिकांत दास जी ने अच्छा करा। ओके, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को भी कवर कर पा रहे हैं आसानी से, और हम ब्लैंक भी नहीं हुए अभी, हमें भी नींद भी नहीं आ रही है, और हम जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो रिमेंबर कर पा रहे हैं। अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, चाहे मेन आइडिया का पैसेज का क्वेश्चन आ जाता है, चाहे इन्फ्रेंस बेस्ड कुछ क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आ जाता है, वी विल बी एबल टू सॉल्व इट ईजिली। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू रीड द एडिटोरियल्स। इसे मैं हटा देता हूँ और अभी मैं ये पूरा का पूरा एडिटोरियल रीड नहीं करूँगा बिकॉज I just wanted to give you an idea. So इसी तरह से आपको एडिटोरियल्स रीड करने हैं। ओके, आप जब 10, 20, 30 एडिटोरियल्स इस तरह से रीड करोगे तो एज ए सेड, आप अभी तो आपको फिजिकली नोट बनाने पड़ रहे हैं, बट 10, 20, 30 एडिटोरियल्स रीड करने के बाद आप मेंटली नोट बनाना चालू कर पाओगे। साथ ही साथ आप मेंटली ही पैराग्राफ्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे और लॉजिकली उनमें एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर पाओगे। दिस इज़ वॉट आई यूज टू डू एंड दिस इज़ वॉट यू need to do as well. Now this is the summary of this video for your help. You can take a screenshot of the same. So यहाँ पे हमारा ये सेशन की अब मैं समरी बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग, एज ए बिगनर यू कैन रीड एनीथिंग। सेकेंड थिंग, आपको देखना पड़ेगा कि क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है। हमने अभी बहुत सारे ऐसी न्यूज़ देखी थी
जो रेलेवेंट है आपको पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो आपको नहीं पढ़नी चाहिए। थर्ड थिंग हमेशा लीगल न्यूज़ आप जो भी है वो पढ़ने की कोशिश करो, इससे आपको नॉलेज मिलेगा लॉ के बारे में और आपकी जो लीगल सेक्शन है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। एंड फोर्थ थिंग, किस तरह से एडिटोरियल रीड करना है ये भी हमने अभी जस्ट सीखा, द ट्रिक ऑफ समराइजिंग। इस तरह के हम और भी सेशंस कई सारे लेने वाले हैं हमारे कोर्स के अंदर। ये तो एक पहला सेशन था अबाउट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एंड हाउ टू रीड एडिटोरियल्स। देयर विल बी मैनी सच सेशंस in my course and I will see you in the next video. So I hope you liked the video. Now just to give some information about my course, मेरे कोर्स में we will complete the syllabus in 3 sections: English, Logical Reasoning and Law. जीके और मैथ्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है। जीके एंड मैथ्स आई डोंट टीच माई सेल्फ बिकॉज मैंने खुद ने यूट्यूब से पढ़ा था एंड देयर आर इनफ सोर्सेज जहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हो। फॉर दैट मैटर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एक्सेल शीट की लिंक डाल रखी है जिसमें मैंने सारे फ्री सोर्सेज बता रखे कि आप कहाँ से मैथ्स और जीके पढ़ सकते हो। सो यस, 3 सेक्शंस में डिटेल्ड वीडियोस हो गए जो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। उसके अलावा जनवरी मंथ से वी विल हैव 1 लाइव सेशन ईच वीक जहाँ पे हम डाउट्स सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लाइव स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे एंड मच मोर। डाउट्स के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप भी होने वाला है जहाँ पे आपके डाउट्स जितना जल्दी हो सकता है उतना सॉल्व हो गए। एंड एट लास्ट वी विल ऑल्सो हैव स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोस। तो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है कोर्स। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस, सेकंड इज लाइव सेशंस एंड थर्ड इज स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो सच एज हाउ टू सॉल्व मॉक्स, हाउ टू एनालाइज मॉक्स, क्या मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एंड मच मोर। मैंने कोर्स की प्राइस बहुत कम रखी है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेयर इन द मार्केट एंड आई अश्योर यू जिस तरह से मेरे वीडियोस अच्छे होते हैं उससे भी अच्छा ये कोर्स होने वाला है। ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन और मेरी ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, सो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।